सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक। फिर आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं यूट्यूब पे आजकल वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा डाउन था और आजकल मेरा आवाज़ भी आप देखोगे थोड़ा चेंज हो चुका है। तो इसलिए मैं आजकल वीडियो बना नहीं रहा था। और आजकल मैं देखा यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी बट रही फ्री में। तो मैंने सोचा कि जब कुछ रियल बात होगी तब मैं आपको बताऊँगा, तब मैं कुछ वीडियो बताऊँगा। तो इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं। तो आज टाइम आ चुका है। बड़े लोग ने बोला कि दीपक भाई कहाँ गए हो आजकल, आप कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं आ रहे हो। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो अभी एक सही नया इन्फॉर्मेशन मार्केट में बहुत गर्म चल रहा है, जो है वीज़ा रिजेक्शन का। उसके बारे में बात करेंगे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसा इसका सोल्यूशन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम यहाँ का वेदर के बारे में, क्योंकि यहाँ का वेदर अभी 3-4 दिन पहले ही बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ा है। तो आज ही इतना धूप निकला है। तो बस अब बैठा हूँ। मैं सोचा कि मैंने सब रिसर्च किया कैसा क्या है, इन्फॉर्मेशन निकाला, लोगों को वीएफएक्स भेजा, हर जगह जहाँ हो सके उतना लोगों से कांटेक्ट किया और पता लगा कि रिजेक्शन क्यों आ रहा है और उसका कारण क्या है और हम उसका उपाय क्या है। हम रीअप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, रीअप्लाई कर सकते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन हमने निकाला। तो सबसे पहले जितने भी लोग को रिजेक्शन आता है तो उनका पहला कारण होता है उनका वर्क परमिट फेक होता है। क्योंकि आज तक आपको याद होगा, मैंने आज से 1 या 2 महीने पहले एक वर्क परमिट का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया कि वर्क परमिट का कैसा होता है। एक फेक भी बताया था, ओरिजिनल भी बताया था। पर उसके बाद आजकल मैंने देखा कि डिट्टो कॉपी पूरा ऐसे लगे कि ओरिजिनली वर्क परमिट है। तो इस पहला कारण होता है वर्क परमिट आप जब डालते हो वीएफएक्स में वो फेक आता है। तो आपको अगर आपका वर्क परमिट चेक करवाना हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल डाल दूंगा और वहाँ पे जाके आप मुझे अपना वर्क परमिट मेल कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे, आप मैसेंजर पे मुझे आप टेक्स्ट करते हो, जिसका रिप्लाई मुझे पता मैं आपको दे नहीं पा रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे कारण है, उसका हम बाद में बात करेंगे। तो आपको सिर्फ वर्क परमिट चेक करना हो तो आप सीधा मेल आईडी है जो मैं डालूंगा नीचे, उस पर आप मेल कर दो, मैं आपको बता दूंगा असली की नकली। क्योंकि बहुत लोग को प्रॉब्लम पता ही नहीं चलता कि वर्क परमिट क्या है। कुछ लोग ऑफर लेटर मुझे भेजते बोलते हैं कि वर्क परमिट असली की बताओ, कुछ लोग मुझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर भेज देते हैं बोलते कि असली की नकली बताओ। तो गाइस वर्क परमिट, कॉन्ट्रैक्ट पेपर, ऑफर लेटर तीनों में बहुत फ़र्क होता है। तो पहले आप वो समझिए। अगर मैं आपको कुछ लिख के दे रहा हूँ तो आप मेरे पे मत डाल दे कि आपने बोला था इसलिए किया है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मैं वर्क परमिट वो भी क्रोएशिया का रहेगा तो ही चेक करता हूँ, मैं तो चेक नहीं करता, उसका मैं कोई चार्जेस नहीं लेता, मैं फ्री में चेक करता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि रिजेक्शन इसलिए भी आता है कि इंश्योरेंस आपका फेक है या डमी टिकट आपकी फेक है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जो भी आपको बोलता है कि इंश्योरेंस फेक है, उन लोग खुद इंश्योरेंस का प्रमोशन करते हैं, उन लोग खुद इंश्योरेंस बेचते हैं, इसलिए लोग बोलते हैं कि आप XYZ कंपनी से इंश्योरेंस लो तो उनको बेनिफिट मिलता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। डमी टिकट ना अकोमोडेशन लेटर, कॉन्ट्रैक्ट पेपर, अगर इसमें भी थोड़ा मिस्टेक रहा तो भी चल जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें मिस्टेक है इसलिए आपका वीज़ा रिजेक्शन आता है। तो चलिए बात करते हैं रिजेक्शन क्यों आता है और आजकल क्रोएशिया का सबसे हाइप क्यों चल रहा है। आपको क्या लगता है माल्टा पोलैंड जैसा क्रोएशिया की भी हालत हो जाएगा? तो मैं आपको कारण बता दूं, क्रोएशिया में लास्ट 1 साल से इतने लोग आ चुके हैं और यहाँ से इतने लोग भाग चुके हैं, जिससे गवर्नमेंट भी देखती है कि आजकल क्या चल रहा है मार्केट में। मतलब आप जाओगे जब सेंटर में, यहाँ पे लोगों के पास जॉब नहीं है, किसी के साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, किसी को अपना जॉब नहीं पसंद आया, किसी को एजेंट ने बोला था कि क्लीनिंग का काम है और डिलीवरी बॉय में लगा दिया, किसी को एजेंट ने बोला कि टेम्पोररी के लिए आप ये काम करो। तो जो भी चल रहा है ये हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, इसलिए सब हो रहा है। और बहुत लोग को सिर्फ एंट्री करनी होती क्रोएशिया में, फिर इलीगली लोग कहीं और माइग्रेट कर लेते, वो भी क्रोएशिया की TRC पे। सो लास्ट 1 साल में यहाँ पे इतने लोग आए हैं जब से शेनिंगन हुआ है और इतने लोग भागे हैं। तो उनको दिखता है कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग भागे। और लास्ट आप देखोगे 6 से 7 महीने में यहाँ पे क्राइम रेट्स भी बढ़ गए। कारण हम भी है, वो भी, हम ब्लेम नहीं कर सकते। हम इंडियन या हम एशियन लोग ही प्रॉब्लम करें, उन लोग भी प्रॉब्लम करें, पर ज़्यादातर हमारा ऐसा होता है कि हमारे लोग ही यहाँ पे दारू पी के नाटक करते हैं, लड़कियाँ छेड़ते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही। गवर्नमेंट सब देख रहा है, हमें लगता है कि गवर्नमेंट नहीं देख रहा, पर गवर्नमेंट को सब पता है यहाँ पे क्या चल रहा है। सेंटर पे आप जाओगे आपको 10 एजेंट मिल जाएंगे बैठे बैठे जो आपको वर्क परमिट बांटते फिरेंगे, वो भी फेक। बहुत लोग आपको सेंटर में मिल जाएंगे जो जॉबलेस है, उनके पास जॉब नहीं है। बहुत लोग एयरपोर्ट पे ही बेचारे वेट कर रहे हैं कि उनका एम्प्लॉयर या उनका कोई एजेंट आएगा उनको लेने को। तो ये सब गवर्नमेंट देखता है।
तो फिलहाल कारण ये है कि रिजेक्शन के कारण कि लास्ट जितने भी आप देखोगे डिलीवरी बॉय के लिए जितने भी हायरिंग हो रही थी लास्ट, तो आजकल डिलीवरी बॉय की हायरिंग बहुत ऐसी हर जगह होने लगी है। तो गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे जॉब ऑलरेडी इतने लोग हैं डिलीवरी बॉय के लिए, और नए लोग आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक कारण हो सकता है कि गवर्नमेंट इसलिए रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि वर्क परमिट तो देखो आप कोई भी कंपनी में अप्लाई करोगे वर्क परमिट तो मिल जाएगी, बिकॉज गवर्नमेंट को भी पैसा जाता है वर्क परमिट का, तो वो उनको प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो हम और आपके बहुत आगे, तो वर्क परमिट का पैसा जाता है गवर्नमेंट, तो वर्क परमिट तो मिल जाती है। पर जो एम्बेसी होती है तो क्या होता है, आपको पहले आपको एक स्टेप समझाता हूँ कि प्रोसेस कैसे चलता है। तो क्या होता है, पहले आप VFX का अपॉइंटमेंट लेते हो तो आपके सब डॉक्यूमेंट VFX हो जाते हैं। VFX कुछ नहीं करता, VFX जैसे एक थर्ड पार्टी ये है जो आपके डॉक्यूमेंट क्रोएशिया एम्बेसी को पहुँचाता है, जहाँ भी इंडिया में हो, कतार में हो, हर जगह पहुँचाता है आपके डॉक्यूमेंट। जो भी कॉल होता है वहाँ से तो आपके सब डॉक्यूमेंट्स आएंगे। उसके बाद आपका एग्जाम्पल जो भी कंपनी का नाम है, तो यहाँ से एग्जाम्पल मैं इंडिया में बैठा हूँ, अभी तो मैं हूँ नहीं, बट आपको सोचना मैं इंडिया में बैठा हूँ, यहाँ से मैं कॉल करूँगा क्रोएशिया में कि ये है ऐसा ऐसा डिटेल है। वो बोलेगा ऑल इज़ गुड, यहाँ सब कुछ सही है, तो उसको वीज़ा मिल जाता है। पर यहाँ से फिर वो कॉल आया, उसने कुछ बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है कंपनी को, तो कभी कभी रिजेक्शन आता है। तो ये कारण होता है। तो सबसे पहले कारण ये होता है कि कंपनी का प्रोफाइल जो होता है वो सही नहीं होता, यानी कि डेप्थ में होता है, माइनस में होता है। दूसरा कारण ये आ सकता है कि जब कंपनी जब लोगों को हायर करते तो 100 में से 30-40 लोग भाग गए कंपनी में, तो भी रिजेक्शन आता है। बिकॉज कंपनी को दिखता है कि पहले 100 लोग एक्टिव थे, सडनली 50 लोग गायब हो गए। तो एग्जाम्पल क्रोएशिया में 10 साल डिलीवरी बॉय के बंदे काम कर रहे थे, उसमें से 40 साल गायब हो गए। तो मतलब ये क्या हो रहा है, तो गवर्नमेंट को दिख रहा है कि लोग काम आ रहे और जा रहे। क्रोएशिया की TRC पे लोग पोलैंड चले जाते हैं और वहाँ भी काम नहीं है। टू बी फ्रैंक, हमारे पास बहुत लोग थे जो भाग चुके थे, तो लोग पोलैंड में काम कर रहे हैं, वहाँ भी लोग फंस चुके हैं। कुछ लोग जर्मनी चले गए, सब अलग अलग जगह भाग के वापस क्रोएशिया में ही आ जाते। तो गवर्नमेंट को दिखता है कि लोग यहाँ पे आए, भाग गए, फिर इनका एक्टिव नहीं है, टैक्स भरते ही नहीं कोई। तो गवर्नमेंट को सब दिख रहा है, पर वो आपको बताना नहीं चाहती कि क्या है। तो इसी कारण रिजेक्शंस आ रहे। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन है रिजेक्शन से क्या प्रॉब्लम है, मैंने जैसे बताया, वर्क परमिट हो सकता है, कंपनी का डेप्थ हो सकता है। तीसरा आता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई कैंडिडेट शेनिगन कंट्री में 3 से 4 बार वीज़ा अप्लाई हो चुका रहता है और फिर वापस अप्लाई करता है तो रिजेक्शन आता है। तो ये कुछ कारण है रिजेक्शन के। इसमें ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस, डमी टिकट या कुछ भी आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर गलत हो इसलिए आपको रिजेक्शन आता है। जो भी आपको बोलता है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ऐसा है। तो रिजेक्शन सब क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल रिजेक्शन के सब मैं कुछ बोल नहीं, सब बच क्या नहीं सकते, बट हाँ आप एक बार रीअप्लाई कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो रिजेक्शन के लिए। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये जड़ क्या है, मेन जड़ अभी तक निकली नहीं। लास्ट 15 से 20 दिन में हमें हर जगह से कंस्ट्रक्शंस हो गया, डिलीवरी बॉय हो गया, ये 2 चीज़ में सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ये मैंने आपको बताया, क्या सिस्टम चल रहा है, कैसे आ रहा है। जैसे मैंने वीडियो में आगे आपको बताया कि ऐसा ऐसा है, इसलिए आपको रिजेक्शंस आ रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कंपनी जेन्युइन है, कंपनी सब कुछ सही है, ठीक है, तो अब रीअप्लाई कर सकते हो। अब रीअप्लाई करने के लिए मैंने 3 से 4 दिन यही किया और मैंने पूरा लिस्ट बनाया कि कैसे क्या करना है। तो जब आपको रिजेक्शन आता है तो सबसे पहले जो आपका कुरियर होता है वो आपने जहाँ पे सबमिशन किया रहेगा, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, आपको पासपोर्ट सीधा वहीं पे जाके पिक करना है। तो आपका वहाँ से 15 दिन काउंट हो जाता है। जिस दिन आप पेपर पे साइन मारोगे वहाँ से आपका 15 दिन काउंट होता है। तो 15 दिन के अंदर ही आप रीअपील कर सकते हो। तो पहला स्टेप क्या है, VFX जाना है, पासपोर्ट लेना है। तो आपको कवरिंग लेटर और आपका रिजेक्शन लेटर ये दोनों VFX को देना है। तो VFX आपको एक स्लिप देगा, वो स्लिप के एक नंबर होता है, वो लेके आपको आपकी पर्सनल ईमेल आईडी से आपका रिजेक्शन लेटर, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, आपको मेल करना है सीधा दिल्ली। एग्जांपल इंडिया की बात करूँ तो दिल्ली, कतार में रहेगा तो दोहा, ऐसा हर जगह आपको उनकी डायरेक्ट उनको मेल करना है। फिर वहाँ से आपको एक मेल आएगा, फिर उसके बाद आपको पे करना है 12,000 या कि 46 to 48 यूरो के बीच आपको पे करना है। वो पे करने के बाद आपको सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सीधा आपको क्रोएशिया एम्बेसी को कुरियर करने हैं। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने हैं। तो ओरिजिनल आपको पासपोर्ट लगेगा, ठीक है, वर्क परमिट लगेगी, गारंटी लेटर लगता है जो कंपनी के थ्रू मिलता है, ठीक है, फिर आपका स्टे प्रूफ वो भी गारंटीड होना चाहिए, और आपका अपील लेटर, सबसे मगज मारी होता है अपील लेटर। तो अपील लेटर जो होता है वो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, यहाँ की क्रोएशियन लैंग्वेज में होना चाहिए। तो अगर आपको अपील लेटर बनाना हो तो हम भी आपको हेल्प कर देंगे। उसका आपको मिनिमम चार्ज पे करना पड़ेगा। जिनको भी अपील लेटर बनाना हो हम बना के दे देंगे आपको। उसका एक बेसिक चार्ज होता है, आप मुझे ईमेल कर दोगे तो आपको डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी।
तो हम अपील आपको लेटर बना देंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको कुरियर करना है सीधा क्रोएशिया एम्बेसी को। फिर वहाँ से भी जो कॉल आएगा, मिला तो मिला वीज़ा, या तो ना भी मिले, क्योंकि लास्ट जिन से हमने बात की, जिनके रिजेक्शन आए थे, तो कुछ लोग का 10 दिन हो गया, कुछ लोग का 15 दिन हो गया, अब तक कुछ अपडेट नहीं आया है। इन लोग ने यही प्रोसेस से किया जो मैंने आपको बताया, तो मैंने इसलिए लिख के रखा था कि ना मैं भूल ना जाऊँ। तो फिलहाल गाइस ऐसा कुछ नहीं है, रिजेक्शन रुक भी सकता है और बढ़ भी सकते हैं। तो ये हम पे और आप पे डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। आप यहाँ पे आके भागना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, आगे जाके भी पोलैंड बोल सकते हो, माल्टा बोल सकते हो कि 100 में से सिर्फ 20 वीज़ा आएंगे। तो ये हम पे गाइस, आप और हम पे, कि आप जहाँ भी रहो, जहाँ भी जाओ, प्लीज़ वहाँ पे 6 महीना स्पेंड करो। आप देखो वहाँ पे कैसा चल रहा है, फिर आगे फ्यूचर का सोचो। आप आते ही भागने का मत सोचो, बिकॉज आपके 4 फ्रेंड वहाँ काम करते हैं, इसलिए आपको भागना है। ये रीज़न से मत भागो, आप आपकी तरफ से देखो कि आपको लाइफ में एक्चुअली करना है। तो बस गाइस मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मेल आईडी दे दूंगा दोनों, उस पर आप मुझे मेल कर देना। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा और जल्दी ही मैं आपको मिलूंगा कुछ नए इन्फॉर्मेशन, कुछ नए जॉब्स के साथ। फिलहाल मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। तब तक आप घर पर रहना, सेफ रहना और दुआ में याद रखना।